इस घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जापान के लोकतंत्र पर हमला है जिसकी अहम नींव चुनाव होता है। मैं और साथ ही जापान के जो लोग हैं इस विभत्स घटना की भर्त्सना करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहते हुए फूमियो किशिदा जापान के पीएम, उनका संबोधन सुन रहे थे आप। बेहद भावुक नजर वो आए और उन्हें तमाम सवालों का भी जवाब दिया, चाहे वो हमलावर के बारे में डिटेल्स हो या फिर किस तरीके की हालत इस वक्त पूर्व पीएम शिंजो आबे की बनी हुई है, उसको लेकर भी यहां पर फूमियो किशिदा ने जानकारी दी कि डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस मेडिकल कंडीशन जो शिंजो आबे की है उस पर किशिदा की नजर बनी हुई। इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ, साथ ही साथ सुजन आर चिनॉय जो कि जापान में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चिनॉय सर, आप जिस तरीके से ये स्थिति देख रहे हैं, सवाल ये उठ रहा था कि क्या सिक्योरिटी में कहीं चूक रह गई। अब जब पीएम संबोधित कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि सारे जरूरत के इंतजाम थे, कहीं कोई चूक नहीं थी। आपको ऐसा लगता है? देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी होती है उसके ऊपर इस किस्म की टिप्पणी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जापानीज अथॉरिटीज देखेगी कि किस टाइप की सिक्योरिटी थी या क्या करना चाहिए था। तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं उनकी जो लेगेसी है उसके ऊपर कुछ बोलना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो पहली बात तो यह है कि 2012 से 2020 में जबकि प्रधानमंत्री के रूप में शिंजो आबे साहब वहां पर थे, तो उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक ऐसा अच्छा रिश्ता बनाया था कि भारत की जो इकोनॉमिक आर्थिक जो विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कनेक्टिविटी, उसमें दोनों देशों ने मिलकर काफी काम किया था। तो ये 8 साल का जो पीरियड था उसमें आपने देखा कि हाई स्पीड रेलवे यानी कि बुलेट ट्रेन जो है, काफी और जो मेट्रोज है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जापान ने एक एक्ट ईस्ट फोरम बनाया हमारे साथ और वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। मैं लौटूंगी आपके पास। ए.के. सिवाच जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिवाच जी, जिस तरीके से जापान के प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि जापान में लोकतंत्र पर यह हमला है, आगामी चुनाव के मद्देनजर यह हमला हो सकता है ताकि वहां की नींव को, लोकतांत्रिक नींव को कमजोर किया जा सके। एक बड़ा संकेत यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि शिंजो आबे एक बहुत बड़े टॉल लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं। वो 8 साल से करीब वो प्रधानमंत्री रहे जापान के, और उन्होंने जापान की इकोनॉमी को सुधारा और इंटरनेशनल रिलेशन में उनका बहुत बड़ा श्रेय है, स्पेशली क्वाड के लिए। तो ये कहना कि हाँ वाकई इनके ऊपर हमला करना, एक डेमोक्रेसी पे हमला करना है, क्योंकि अभी इलेक्शन हो रहे हैं, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसकी तरफ से ये एक प्रकार प्रचार कर रहे थे। अगर इनके ऊपर हमला है तो ये एक डेमोक्रेसी पे हमला है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में चूक हुई है कि किस प्रकार से एक जो वेपन के साथ इतना नजदीक आके और वो पुराने प्राइम मिनिस्टर पे फायर करता है। क्या कोई एसओपी नहीं है? क्या कोई सिक्योरिटी ड्रिल नहीं है? आप ये नहीं कह सकते कि वहां गन कल्चर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है वहां तो कहीं ना कहीं चूक रह गई है। मगर ये सच्चाई है कि ये इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा कि जिस युवक ने उनके ऊपर फायर किया वो कौन है, वो किससे इन्वॉल्व है और उसकी वजह क्या थी। मगर ये सच्चाई है कि जो हुआ है वो बड़ा दुख भरा हुआ है कि किस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को इतने नजदीक से एक अनजान आदमी ने फायर करके और 2 गोली दाग दी। ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक है। मेजर जनरल सिवाच, आप जरा ये समझा सकते हैं कि जैसे पूर्व प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में कितनी तैनाती होती, कितना सुरक्षा कर्मी वहां होते, जापान की स्ट्रैटेजी क्या है सुरक्षा के लिहाज से? देखो, हर देश के ऊपर एक अलग अलग एसओपी होती है, मगर यह सच्चाई है जो प्रधानमंत्री पुराने हों और वो अभी भी एक्टिव हों अगर पॉलिटिक्स में, तो वाकई उनकी तो सिक्योरिटी बढ़ेगी। और मुझे लगता है शिंजो आबे एक्टिव थे और वो इन्वॉल्व थे अब इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए भी। और कोई भी देश हो, और जापान तो एक बहुत बड़ा पावरफुल इकोनॉमिक हब सेंटर है, तो
तो यहाँ पर एसओपी होंगी, ड्रिल्स होंगी। मुझे लगता नहीं कि कोई चूक नहीं है, चूक तो पक्का है, क्योंकि आफ्टर ऑल कितना नजदीक आके एक प्रकार से एक अनजान आदमी ने उनको ऊपर फायर किया। तो और वो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर गन कल्चर नहीं है, इतने रिस्ट्रिक्शन है, तो इसको गन कहां से मिली, कहां से इसको लाइसेंस मिला? अगर लाइसेंस नहीं मिला तो कहां से ये गन लेके आया? इसका एम क्या था? इसके पीछे और बंदे कितने इन्वॉल्व हैं? तो यही कहना कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी पर हमला है, उसमें कोई शक और सवाल नहीं, मगर इस जो सिक्योरिटी लैप्स है वो भी इतना ही बड़ा जो नाजुक है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये हादसा हुआ कैसे?